नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बीएससी एमएलटी के सिलेबस वाइज क्विक रिवीजन करेंगे आने वाले आरआरबी और बाकी के एमएलटी एग्ज़ाम्स के लिए। आज का क्विक रिवीजन का टॉपिक है फ्लोबॉटमी। फ्लोबॉटमी कुछ भी नहीं है, बस जो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, जो वेनी पंक्चर करके हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसी को हम फ्लोबॉटमी बोलते हैं इन दी साइंटिफिक टर्म्स। तो इस फ्लोबॉटमी के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने एक बुक से लिया है, इंद्रराज बिश्नोई की बुक से, और उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे से क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो मैंने उसी को लेना शुरू किया। लेकिन मैंने इसमें से कुछ इंटरनेट से भी चीज़ें एडअप की हैं। तो इसमें आप रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं कि ब्लड कलेक्शन के रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग मतलब क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं ब्लड कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें निडल्स चाहिए होती हैं। तो निडल का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया का ये है कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो आप 18 गॉज की सिरिंज लीजिए। आप जब एडल्ट्स में ब्लड विड्रॉ कर रहे हैं तो 21 गेज लीजिए, और जब चिल्ड्रन में आप लोग विड्रॉ करेंगे ब्लड तो वो 23 गेज की आप सिरिंज लेंगे। सिरिंज तो आपका ये हो गया, ये इसका गेज है सिरिंज का। ये जो आपकी निडल है, ये जो निडल है ये इसका गेज हो गया। और फिर ये जो बेवल है, ये बेवल भी एक क्राइटेरिया है कि आपका जो बेवल है वो 20 mm एडल्ट्स के लिए और 15 mm फॉर किड्स के लिए एक हमारा प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है। फिर सिरिंजेस आप 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है फॉर द कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, आप उतना ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो आप सिरिंज यूज़ करेंगे वो ईदर स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए अगर आप ग्लास सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। बट किसी भी हालत में आपको वेट सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी है। वेट सिरिंज इस्तेमाल करने से क्या होगा, हीमोलिसिस होगा। हीमोलिसिस क्या होता है? हीमोलिसिस का मतलब होता है हीम प्लस लिसिस, मतलब हीमोग्लोबिन का टूट जाना। कभी आपने ब्लड कलेक्शन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्लड लेने के बाद आपने उसे सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ब्लड था उसमें सीरम वैसे तो आपका पेल या फिर येलो या फिर लगभग ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता है, बट पेल येलो इस तरीके का आना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि ईदर ऑफ दिस हो जाता है कि रेडिश या फिर ऑरेंज या ब्राउन इस तरीके का आपका ये हो जाता है सीरम। उस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड है वो ह्यूमलाइज हो चुका है, मतलब जो नीचे रेड सेल्स हैं वो रेड सेल किसी ना किसी वजह से ब्रेक डाउन हो गया, और जो ब्रेक डाउन हुआ उसकी वजह से जो आपका सीरम है उसमें कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का कंटेंट आ चुका है। जब ऐसा होता है तो हमारे बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी फॉल्सली लो या फिर फॉल्सली हाई वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो कई सारे टेस्ट गलत आ सकते हैं अगर हमारा सैंपल हीमोलाइज्ड हुआ। और हीमोलाइसिस के रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो यही हो गया कि आपने वेट सिरिंज ले लिया। दूसरा ये हो गया कि आपने बहुत तेज़ ब्लड पुश कर लिया है, मतलब आपने प्लंजर बहुत तेज़ पुश किया, और या फिर आपने बहुत पुश इन किया ब्लड सक करने के लिए, या फिर आपने जब आप वायल के अंदर ब्लड डाल रहे थे तो आपने प्लंजर को बहुत तेज़ से पुश आउट कर दिया, और जो ब्लड था वो इतनी तेज़ी से निकला कि जो उसके सेल्स थे वो ब्रेक हो गए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो किसी ऐसी बीमारी से जिसमें उसके रेड सेल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हों, और आपने थोड़े से भी अगर प्रिकॉशन से नहीं लिया उसका ब्लड, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं, एक नॉर्मल पर्सन के बजाय उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका ब्लड का हीमोलिसिस हो सकता है। तो ये हमारा हीमोलिसिस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वैक्यूटेनर्स। वैक्यूटेनर्स क्या होते हैं? नॉर्मल एक हमारी वाइल्स जो होती हैं और एक होती हैं वैक्यूटेनर वाइल्स। वैक्यूटेनर वाइल्स में क्या होता है कि अंदर उन वाइल्स के अंदर वैक्यूम होता है। वैक्यूम होने का फ़ायदा क्या है? वैक्यूम होने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम निडल से जब इसमें ब्लड डालेंगे तो हमें ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, और जो ब्लड है वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा।
उसमें। और जो विदाउट वैक्यूटेनर वायल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपको सिरिंज को पुश करना पड़ता है जिससे ब्लड अंदर जाता है। तो वैक्यूटेनर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट रीज़न है कि जब हमें बहुत सारा मोर टेस्ट लगाने हैं तो वी विल नीड मोर ब्लड चाहिए होगा। मोर ब्लड चाहिए के लिए हम लोगों को या तो 10-20 ml या फिर उससे ज़्यादा भी ब्लड हो सकता है हमें चाहिए हो, तो हमें बड़ी सिरिंजेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम वैक्यूटेनर इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बार ही निडल को अंदर पुश करेंगे और उसके बाद हमें जितना भी ब्लड लेना है हम लोग बस वाइल चेंज करते जाएंगे। एक बार रिमूव कर दिया, फिर दूसरा वाइल लगाया, दूसरा वाइल लेकर दूसरा वाइल रिमूव कर दिया। जितने भी हमें टेस्ट चाहिए ब्लड चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम लोग उतना ब्लड ले सकते हैं विदाउट पंक्चरिंग अगेन एंड अगेन। तो उसके बाद अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ वैक्यूटेनर। टाइप्स ऑफ वैक्यूटेनर जो होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए कि दो तरीके का, मैंने वैक्यूटेनर नहीं बताया, मैंने आपको ट्यूब्स बताए हैं। वैक्यूटेनर्स जो हैं वो हम लोगों के टाइप कलर्स बेस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब कलर बेस पे हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे जो वैक्यूटेनर्स हैं वो या तो ब्लू हो सकते हैं जिनमें सोडियम साइट्रेट होता है, क्लॉट एक्टिवेटर हो सकते हैं जो रेड कलर के होते हैं, एसएसटी वायल्स हो सकती हैं जो कि सीरम सेपरेटर ट्यूब्स होते हैं, लिथियम हैपेरिन हो सकता है, सोडियम हैपेरिन वायल हो सकता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ईडीटीए वायल्स जो कि पर्पल या पिंक कलर के होते हैं, सोडियम फ्लोराइड जो कि ग्रे टॉप होता है और एसीडी सॉल्यूशन जो कि येलो होता है। अब ये जो आप सीक्वेंस सामने देख रहे हैं इस वक्त, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्लड विड्रॉल। मतलब सबसे पहले आप ब्लड कल्चर के लिए सैंपल विड्रॉ करेंगे, फिर सोडियम साइट्रेट वाइल में विड्रॉ करेंगे, फिर क्लॉट एक्टिवेटर में, फिर एसएसटी में, फिर लिथियम हेपेरिन में, फिर सोडियम हेपेरिन में, फिर ईडीटीए में, फिर सोडियम फ्लोराइड में और फिर एसीडी सॉल्यूशन की वायल्स में। अब ये जो आपका रेड वाला है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्विक बता दिया था कि जो रेड वायल्स हैं उसमें कोई भी एडिटिव नहीं होगा और अगर होगा भी तो सिलिकॉन कोटेड होंगी वो, जिससे कि आपका क्लॉट फॉर्मेशन एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब कि स्पीड अप हो जाएगी। ब्लू जो होती हैं उसमें सोडियम साइट्रेट आपका एडिटिव या फिर कह सकते हैं कोगुलेंट पड़ा होता है। कोगुलेंट्स क्या होते हैं? Coagulants are simply the aids or the solutions used in the vials or containers to stop coagulation of blood. जो blood होता है after coming in contact to the environment or the tubes, it starts clotting. तो हम लोगों को कई टेस्ट के लिए होल ब्लड चाहिए होता है, कई टेस्ट के लिए हमें सीरम चाहिए होता है और कई टेस्ट के लिए हमें प्लाज्मा चाहिए होता है। तो आपका या तो हमें होल ब्लड चाहिए होगा, तो जैसे कि ईडीटीए। अब इसके लिए कि ब्लड हमारा जो है वो कोगुलेट ना हो जाए तो उसके लिए हम ईडीटीए एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे और जो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है वो वाया द कोगुलेशन कास्केड उसमें कैल्शियम चिलेटिंग एक्टिविटी दिखाएगा और आपका कोगुलेशन पाथवे को स्टॉप कर देगा और ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा। जो ईडीटीए वायल्स होती हैं उससे हम लोग किस तरीके के टेस्ट लगाते हैं? ईडीटीए वायल से हम लोग लगाते हैं सीबीसी, ईएसआर भी लगा लेते हैं हम लोग। ईएसआर हम लोग ईडीटीए से भी लगाते हैं और ईएसआर ब्लैक, स्पेसिफिकली ब्लैक से भी लगता है जो कि वेस्टर्न ग्रीन सेडिमेंटेशन रेट के द्वारा हम लोग उसमें ईएसआर लगाते हैं ब्लैक टॉप वाइल से। उसके अलावा ईडीटीए में हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग C3, C4, HbA1c भी हम लोग ईडीटीए से ही लगाते हैं, होमोसिस्टीन, ACTH, इस तरीके के हम लोग ब्लड टेस्ट ईडीटीए से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम लोगों को होल ब्लड नहीं चाहिए, हमें चाहिए सीरम। सीरम क्या होता है कि जब हमारा होल ब्लड जो है वो कोगुलेट हो गया, आफ्टर कोगुलेशन एंड सेपरेशन,
हम इसे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, बहुत अच्छे से हमारा ब्लड सेल्स सेपरेट हो जाता है और सीरम सेपरेट हो जाता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं उससे तो हमें कोई टेस्ट नहीं लगाना है, लेकिन ये जो सीरम होता है इसके अंदर हम लोग सारे टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब इससे जो रेड वाइल्स होती है और येलो वाइल्स होती है उससे हम क्या क्या टेस्ट लगा सकते हैं। हम लोग रेड वाइल से लगा सकते हैं सारे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, और SST वाइल से भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाते हैं मोस्टली। और उसके बाद आप तीसरी चीज़ आती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, अब फिर से हमने होल ब्लड लिया जैसे कि साइट्रेट वाइल में। अब ये जो साइट्रेट वाइल है ब्लू टॉप, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सारे कोएगुलेशन स्टडीज़ लगाते हैं। कोएगुलेशन स्टडीज़ जैसे PT, APTT, INR, उसके अलावा D डाइमर, इस तरीके के हम सभी टेस्ट कोएगुलेशन स्टडीज़ के लगाते हैं इससे, आपके ब्लू या फिर साइट्रेट वाइल से। अब ये जो साइट्रेट वाइल है इसमें जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग होल ब्लड विड्रॉ करते हैं वाइल में, फिर उसके बाद हम इसे थोड़ी देर मिक्स करते हैं। आफ्टर वाइल हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर तो कोगुलेंट्स मिले हुए थे, तो कोगुलेंट्स मिलने की वजह से ये ब्लड कोगुलेट तो नहीं हुआ, एंटी कोगुलेंट्स मिले थे, सॉरी आई बेग माय पार्डन। इसमें एंटी कोगुलेंट्स मिले होने की वजह से जो ब्लड था वो कोगुलेट नहीं हुआ, बट स्टिल हमने उसे सेपरेट किया। तो जब सेपरेट हमने उसे किया तो इसमें जो निकल के आया उसे बोलते हैं प्लाज्मा। ये सीरम नहीं होगा, ये प्लाज्मा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से प्लाज्मा सीरम से डिफरेंट है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, ये भी हमें एक क्वेश्चन बन जाता है। ऑल्दो वो पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली, बट आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा एंड वर्सेस सीरम। तो सीरम से हम लोग सारे बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं ज़्यादातर, और प्लाज्मा से हम लोग कुछ बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि EDTA के प्लाज्मा से हम लोग यूरिक एसिड लगा सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग HIV, HbSAg, ये सब कार्ड टेस्ट होते हैं, ये भी लगा सकते हैं हम लोग, विडाल भी लगा सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट हम लोग प्लाज्मा से लगा सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेनली डिफरेंट होता है सीरम से विद द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, बट सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कोगुलेशन स्टडीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका लेवेंडर या पिंक EDTA होता है। ग्रे ऑक्सलेट या फ्लोराइड वाइल, जो ग्रे टॉप वाइल्स होती हैं वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं। मेनली हम लोग इसे ग्लूकोज स्टडीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे एल्कोहल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जब RRB में LS बन जाएंगे, लैब सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, तो आपका एक और काम होगा कि आपको एल्कोहल टेस्टिंग के लिए आपके पास सैंपल आएगा, जो कि आपको लगाना तो नहीं होता है ज़्यादातर, अगर आप बड़ी जगह पे हैं तो शायद, लेकिन आप इसको सेंड करते हैं तो वो आपको रेड और ग्रे वाइल्स में लेना होता है 3 ml। ये आपको काम आएगा जब आप लैब सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे। तो आपका फ्लोराइड वाइल जो होता है, फ्लोराइड वाइल ग्रे टॉप होती है, इसमें हम लोग ग्लूकोज की टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, PP ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर। आप फास्टिंग और PP जानते ही होंगे, फास्टिंग और PP, क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं इसमें जितने भी बेसिक टॉपिक्स आ रहे हैं उतने ज़्यादा आपको कवर कराना चाहती हूँ, और पेपर में क्वेश्चन इन्हीं बेसिक चीज़ों से ही बनते हैं। कभी भी जैसे मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें वो सारी बेसिक चीज़ें आई थी जो उस वक्त मैं लैब में काम कर रही थी और सीख रही थी। ऑल्दो उसमें और भी बहुत कुछ आया था, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज तक 2 या 3 ही टेस्ट दिए हैं, और उन सब में वही क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग अपना
डेली लैब में कर रहे होते हैं। तो आपका फास्टिंग, पीपी और आरबीएस। फास्टिंग जो होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है। पीपी जो होता है विद इन 1.5 to 2 hours। और आरबीएस आप लोग रैंडमली कभी भी कर सकते हैं। रैंडम लेस देन 200 mg पर DL होना चाहिए। पीबीबीएस आपका लेस देन 140 mg पर DL होना चाहिए। और एफबीएस लैब टू लैब वेरी भी करता है, लेकिन मोस्टली लैब 110 to 115 यही रहता है कि इनका 90 to 110 या फिर 115 mg पर DL होना चाहिए। आपको यूनिट्स भी याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो शायद आपके नहीं काम आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, फ्लोराइड वायल के अंदर होता है सोडियम फ्लोराइड। और ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो इनोलेज एंजाइम होता है एक ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस जो आपको सिलेबस में है, पढ़नी है। तो ग्लाइकोलिसिस में इनोलेज एंजाइम होता है एक, इसको इनहिबिट कर देता है कौन? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाती है। और ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होने की वजह से जो आपका ग्लूकोज होता है वो फर्दर ब्रेकडाउन इतना फास्ट नहीं हो पाता है जितना वो EDTA या फिर प्लेन वाइल में हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रे टॉप या फ्लोराइड वाइल में ब्लड शुगर के सैंपल्स लेते हैं। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़ आती है। मैंने इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की थी, सोचा था दिमाग में कि शॉर्ट रखूँगी इस वीडियो को, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट नहीं रह पाया। बट आपको मैं जो भी इसमें बता रही हूँ वो सभी काम की चीज़ें हैं। अब उसके बाद आपका आता है रेड सीरम सेपरेटर। एक तो नॉन एडिटिव वाला होगा रेड, एक होगा सीरम सेपरेटर। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी होगी जो आपका कोगुलेशन को एनहेंस करेगी, जो कोगुलेशन को एनहेंस कर कर सीरम को सेपरेट कराएगी। क्लॉट एक्टिवेटर्स। उसके बाद आपका रेड विद जेल टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा। अब उसके बाद जो आपका येलो वाइल्स है, येलो टॉप वाइल्स, उसमें क्या होता है, जिन्हें SST भी बोलते हैं, सीरम सेपरेटर वाइल्स। ये आपकी येलो वाइल है, इसका येलो कलर का कैप होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप ब्लड लेते हैं, ब्लड आपने लिया, उसके बाद इसके अंदर नीचे यहाँ पर एक जेल पड़ा होता है। ये जेल मैं आपको ब्लैक से दिखा रही हूँ, लेकिन ये ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर जब आप इसको आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब आप सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसके बाद ये जो वाइल्स होती हैं, इसमें आपका ये जो जेल होता है वो इन द मिडल आ जाता है, आरबीसी नीचे रह जाते हैं और जो आपका सीरम है वो ऊपर आ जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है या फिर आपका रेड वाइल में आपने लिया, आपका वाइल गिर गया मान लीजिए एकदम से, तो क्या होगा? ब्लड कंटेमिनेट हो जाएगा, सीरम प्लाज्मा सब सीरम और ब्लड मिल जाएगा, ह्यूमोलिसिस हो सकती है या फिर कंजम्पशन या इंटरेक्शन आरबीसी और सीरम के बीच में रहेगा, तो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह ये सब ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन इसमें होने से क्या फ़ायदा होगा? आरबीसी डायरेक्ट कांटेक्ट ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट आएंगे इससे बजाय रेड वाइल के। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इन लोगों ने टॉर्निकेट। टॉर्निकेट जो है आपका, हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉलिएस्टर स्ट्रैप हो, 30 to 40 सेंटीमीटर लेंथ में हो। अब मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? कैपिलरी पंक्चर हो सकता है और वेन पंक्चर हो सकता है। अब कैपिलरी पंक्चर में क्या है कि आप लोग कैपिलरी से ब्लड विड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं या फिर PPBS करते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोमीटर से हम लोग कुछ जांचें कर लेते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं जो ग्लूकोमीटर से प्रिक की मदद से की जा सकती हैं। प्रिक मतलब आपकी जो फिंगर है, इसमें आपने एक प्रिक किया लैंसेट से और उसमें से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड निकला, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कैपिलरी पंक्चर। इससे आप लोग मलेरिया या फिर कुछ कार टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉप आई वगैरह होता है,
और उसके अलावा आप ब्लड शुगर तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे HIV HbSAg जैसे कुछ कार्ड टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड से हो जाते हैं। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड से आप लोग कई टेस्ट कर सकते हैं। आप ABO-RH भी कर सकते हैं। आप इससे और भी बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं कैपिलरी ब्लड से। जैसे कि अब कोई छोटा बच्चा है, उससे आप कैपिलरी ब्लड से जो टेस्ट हो सकता है वो करिए, अगर आप उसके वेन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो। और उसके अलावा आपका दूसरा होता है वेनीपंचर। वेनीपंचर जो हम नॉर्मली करते हैं, वेनीपंचर के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये हमारा एंटीक्यूबाइटल फोसा है और इस एंटीक्यूबाइटल फोसा में जो आप बीच में देख रहे हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन है। मीडियन क्यूबाइटल वेन हमारा प्रायोरिटी होती है ब्लड कलेक्शन के लिए। सबसे पहले आप जब फ्लोबॉटमी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ढूंढना चाहेंगे मीडियन क्यूबाइटल वेन को। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि ये जो वेन होती है वो प्रोमिनेंट होती है इन द ह्यूमन हैंड्स एंड ये मोर स्टेबल होती है, लाइकली लेस ये मूव करेगी, जिससे कि आप ब्लड आसानी से निकाल सकते हैं। वेन स्लिप नहीं करेगी, ब्लड इधर उधर आपकी जो सिरिंज है वो इधर उधर नहीं जाएगी। और अगर आप मीडियन क्यूबाइटल वेन से ब्लड नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो विजिबल नहीं है, जो कि बहुत से लोगों में नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों में आपको सिफेलिक वेन या फिर बेसिलिक वेन अच्छी प्रोमिनेंट दिख जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी हम इनकी कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ से भी हम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम बैक ऑफ द हैंड या फिर बैक ऑफ द हैंड से हम लोग निकालते हैं। अब उसके बाद आपका कैपिलरी पंक्चर में इन लोगों ने दिया है कि फिंगर प्रिक, जो मैंने आपको बता दिया, लेंसेट और निडल का इस्तेमाल करते हैं। हील और ग्रेट टो फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसकी वेन्स नहीं विजिबल होती, खासकर इन्फेंट्स, तो उनका हील प्रिक किया जाता है। हील से हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं। और अब उसके बाद प्रोसीजर क्या है? अब ये सब तो हमने आपको बता दिया। साइट ऑफ पंक्चर एक बार मैंने आपको बता दिया। मीडियन क्यूबाइटल वेन हमारी प्रायोरिटी रहती है। एंटीक्यूबाइटल फोसा मोस्ट कॉमन साइट होती है। और उसके अलावा हमारा आर्म विद इंसर्टेड इंट्रावीनस लाइन एंड एक्सटेंसिव स्केरिंग एंड हेमाटोमा शुड बी अवॉइडेड। जी, तो आपका IV सेट लगा हुआ है जिस हाथ में, आप उसको अवॉइड करिए, दूसरे हाथ से लीजिए। अगर जिसमें लगा भी था थोड़ी देर पहले, तो आपको क्या करना है कि ये आपका हैंड है, यहाँ पे IV सेट लगा हुआ था, तो आपको इसके बिलो द साइट ऑफ IV साइट से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। आप ऊपर से मत करिए, और जब लगा हुआ है IV सेट तो बिल्कुल मत करिए। उसके अलावा फिर आपका अगर कहीं से भी नहीं मिलता है तो वेन ऑफ बैक ऑफ हैंड एंड एंकल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब इसमें प्रोसीजर जो इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, तो वो एक क्विक मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसीजर आप सभी जानते ही हैं, और ये बहुत, मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया है फ्लोबॉटमी का। ये मेरा भी एक वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि 3-4 साल से मैंने भी कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले वो पेशेंट की हालत देखनी है, टू मेक हिम कंफर्टेबल टू सिट डाउन। देन उसकी आइडेंटिटी और उसका प्रेस्क्रिप्शन और उसके टेस्ट हम लोगों को देखने हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर अपनी वाइल्स तैयार करनी है। वाइल्स हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। फिर उसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट है ये लेबलिंग करेंगे, टेस्ट की, पेशेंट के नेम की, उसके एज की और डेट की। ये चीज़ें आपको करनी है। बारकोड से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके लैब में अवेलेबल है, और अगर बारकोड्स अवेलेबल नहीं हैं, आप मैनुअली लेबलिंग कर रहे हैं, तो आपको लेबलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से पेशेंट को बताना है कि क्या प्रोसीजर आप करने वाले हैं, आप उसका ब्लड लेने वाले हैं। उसके बाद आप ग्लव्स पहनिए। ग्लव्स पहनने के बाद आप लोग साइट देखिए, जो आप ब्लड निकालने वाले हैं उस साइट को एग्जामिन करिए। उसके बाद उसे क्लीन करिए। फिर एग्जामिन करते वक्त साइट में अगर आप देख रहे हैं कि कोई बड़े बर्न्स या फिर कोई IV सेट लगा हुआ है, तो उस साइट को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन है, उसके हैंड्स में, उसकी बॉडी में कोई विजिबल इन्फेक्शन है जो आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना है। उसके बाद आप जब साइट क्लीन कर लेंगे तो दोबारा आपको साइट को हैंड से टच नहीं करना है। उसके बाद आप उसमें सिरिंज से
प्रिक करेंगे अपनी वेन ढूंढने के बाद। वेन आप पहले ही फील कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब आप वेन में प्रिक करेंगे तो ये आपकी वेन है। इसमें आपको 0 to 30 डिग्री एंगल के बीच में ही प्रिक करना है अपनी स्लाइड को। बेवल को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। बेवल को ऊपर रखने से अच्छे से प्रिक हो जाएगा और ब्लड निकालने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर उसके बाद आप अपना ब्लड विड्रॉ कर लीजिए। ब्लड विड्रॉ करने के बाद आप जैसा मैंने ऑर्डर बताया था उसी ऑर्डर में आपको वाइल्स में ब्लड को डालना है। ब्लड को ऑर्डर के बाद डालने के बाद आप अपनी लेबलिंग वगैरह चेक कर लीजिए अच्छे से, जैसा भी आपको सैंपल वो भी कर जो भी जैसे भी ट्रांसपोर्ट करना है या फिर आपको आगे प्रोसीजर करना है वो करिए। जैसे कि EDTA सैंपल्स, जो भी सारे एंटीकोगुलेंट वाले सैंपल हैं, EDTA हुआ, साइट्रेट हुआ या फिर ग्लूकोज हुआ, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा देर रोटर पे डालना है आपको, या फिर आपको बाय हैंड मैनुअली उसको इस डायरेक्शन में घुमाना है। और उसके अलावा सीरम सेपरेटर को आप सीरम सेपरेटर या रेड वाइल्स जो हैं उनको आप ऐसे डाल दीजिए थोड़ी देर, या फिर आप स्टैंड भी करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको उन्हें कम से कम 15 to 20 मिनट्स बाद ही जो है सेंट्रीफ्यूज करना है, जिससे थोड़ा वो सेपरेट भी हो जाएंगे और हीमोलिसिस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप पेशेंट को टेस्ट लगाइए और अच्छे से तैयारी करिए। लैब सुपरिटेंडेंट अच्छी पोस्ट है। मैं इसका एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें नेक्स्ट अब आपको बताऊँगी बाकी की चीज़ों के बारे में। एक वीडियो जिसमें सैलरी एंड वर्क ये सब आपको बताऊंगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो अब किस चीज़ पे चाहिए आप बता दीजिए, और नहीं तो मैं तो लेके आने ही वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।